दोस्त आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेंट अफेयर, ठीक है ना। जो कि कितने मंथों का, तो लास्ट 6 मंथों का करेंट अफेयर कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त कि ये सिर्फ बिहार का ही नहीं है, बल्कि ये पूरे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी परीक्षाएं हैं ना, सबके लिए ये करेंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या है ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। और प्रश्नों का बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ना आपको बिल्कुल पेपर में छपने वाला प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे। आप खुद देखिएगा और आप खुद बताइएगा कि ये प्रश्न आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बोल रहा है कि किस राज्य ने 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा की है, ठीक है ना। तो देखिए याद रखिएगा, आने वाले प्रश्नों में ना इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जो उम्र कितने उम्र पे बैन लगाया गया है इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न की बात करते हैं, तो कौन सा स्टेट ने बैन लगाया है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश ने लगाया है। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने ये बैन लगाया है। कितने वर्ष के बच्चों पे? तो याद रखिएगा 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पे बैन लगाया गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं आखिर इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, और किसने लगाया है। तो याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है ना। जिन्होंने बढ़ती हुई बच्चों में ना बढ़ती सोशल मीडिया लत और पढ़ाई पर असर और साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और ऑनलाइन जोखिमों को ना देखते हुए 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग करने पे रोक लगाने की बात कही है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, परीक्षा के बिंदु से कौन कौन चीज याद रखिएगा? 3 चीज जरूर याद रखिएगा। कौन से स्टेट ने ये बैन लगाने की बात कही है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश ने। कितने वर्ष के बच्चों के? तो याद रखिएगा 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के, ठीक है ना। इसका मेन मोटिव क्या है? तो उद्देश्य याद रखिएगा बच्चों को सोशल मीडिया की लत और ऑनलाइन जोखिम को बचाना है। इसी इनका मोटिव की वजह से 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया बैन किया गया है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को ना बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपको बार बार देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। देखिए आज की इस वीडियो में ना हम आपको फटाफट 100 जो एमसीक्यू कंप्लीट कराने वाले हैं पूरे विश्लेषण के साथ, ठीक है ना, वार्षिक 2026 से, ठीक है ना। इसमें जो आपको सिर्फ एक ही परीक्षा ही नहीं, बल्कि आपको बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, या फिर बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार शिक्षक हो गया, ठीक है ना, टीआरई 4 वाला जो वैकेंसी आने वाला है, ठीक है ना। आपको सभी परीक्षाओं के लिए ना ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि आपको मालूम है ना कि बिल्कुल आपको करेंट अफेयर कहीं से भी पूछ देता है, जो कि आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझते हुए आपको चलेगा पूरा विश्लेषण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला के अधिकारी कौन बनी है, ठीक है ना। पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो याद रखिएगा ये जो आपको साई जादव बनी है। कौन बनी है? साई जादव, यानी कि ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये साई जादव है, ठीक है ना। इन्होंने 93 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है ना। इन्होंने जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ना ग्रेजुएट पास होने वाली पहली भारतीय महिला बनी हुई है। ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए इसके बारे में और भी चीजें समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है IMA, इसको क्या बोला जाता है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना, यानी भारतीय सैन्य एकेडमी, ठीक है ना। इसकी जो स्थापना है ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। इन्हीं इसको फुल फॉर्म के द्वारा इसको बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो कार्य क्या है इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसका जो कार्य है ये भारतीय सेना यानी कि आर्मी के अधिकारियों को ना ट्रेनिंग देने वाली प्रमुख एकेडमी है। यहाँ पर ट्रेनिंग पूरा करने के बाद कैडेट लेफ्टिनेंट यानी कि लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त होते हैं, समझे ना बात को। तो अभी आपको बताया कि IMF का पूरा नाम क्या है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1932 में हुआ था स्थापना, ठीक है ना। और आखिर ये है कहाँ पे? तो याद रखिएगा ये जो है देहरादून यानी कि उत्तराखंड में है, समझे ना बात को। तो इन सब प्रश्नों को ना आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का जो नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है? तो याद रखिएगा ये जो आपको सेवा तीर्थ नाम रखने के लिए है। कौन सा? सेवा तीर्थ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि प्रधानमंत्री PMO को नाम बदलकर क्या रखा गया है? सेवा तीर्थ नाम रख दिया गया है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। अच्छा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त की है, ठीक है ना। पहली महिला जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा इसे किसे नियुक्त किया है?
हरमप्रीत कौर को किया गया है। किसको किया गया है? हरमप्रीत कौर को नियुक्त किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको बनाया गया है। देख सकते हैं ये जो आपको हरमप्रीत कौर है, जो कि आपको सामने इमेज के माध्यम से भी लगा दिए है। ठीक है ना दोस्त, इनको आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस राज्य के पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? किसका किया है? अभया ब्रिगेड का गठन किया है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिहार रे। ठीक है ना, देखिए बिहार ने ना अभया ब्रिगेड नाम की एक जो है महिलाओं के सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, एक जो है अभियान और एक गठन नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, इसमें जो है आपको महिलाओं की जो भी समस्याएं होगी उसको सुरक्षित प्रदान करेगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अच्छा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मतदाता सूची को पूर्णतः यानी कि 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये जो कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। मतदान सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला, वो भी 100%। कितना? 100%। कौन सा है? याद रखिएगा, राजस्थान है। समझे ना बात को? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस राज्य ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा, कब? सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है। तो याद रखिए, कौन किया है? महाराष्ट्र ने किया है। कौन किया है? महाराष्ट्र ने किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र में ना पगड़ी वाली जो प्रथा है ना, काफी दिनों से चलती आ रही है। ठीक है ना, उस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है ना, जो कि किस राज्य की बात किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र की बात किया जा रहा है। समझे ना बात को? इसको आप जरूर ध्यान में समझिएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल और भारत की ना 95वीं किसे घोषित किया गया? यानी कि देखिए छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है, ठीक है ना, लेकिन भारत का कितना और है? 95वीं है। ठीक है ना, यानी कि 95वां है। ठीक है ना, किसे घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, कोपरा जलाशय को। किसको किया गया है? कोपरा जलाशय को। ठीक है ना, इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन हमारे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलिए और भी हम आपको पूरा रामसर साइट्स के बारे में बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक बार में दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना। बोल रहा है कि पहले तो ये समझिए कि रामसर स्थल किसे बोला जाता है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण जल क्षेत्र जैसे में झील, तालाब, दलदली जमीन जैसे पक्षियों और जीवों की सुरक्षा के लिए विशेष दर्जा दिया जाता है। ठीक है ना, उसी को ना हम लोग क्या बोलते हैं? रामसर स्थल बोला जाता है। ठीक है ना, बात करते हैं कि भारत में वर्तमान जून 2026 में 100 रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है ना, हाल ही में नई घोषणाओं के बाद कौन कौन सा? 99 जो है शेखा झील है, 100 जो है ये जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी है। ये दोनों को दोनों 99 और 100 दोनों को दोनों कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, और इन्हीं को मिलाकर टोटल अभी तक जो है 100 तक पहुंच गया है रामसर साइट। ठीक है ना, बात करते हैं कि सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पर है? तो दक्षिण भारत में यानी कि तमिलनाडु में। टोटल यहाँ पर कितना है? तो 20 यानी कि 20 है। ठीक है ना, सबसे बड़ा जो है रामसर स्थल कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि है। ठीक है ना, जो कि कहाँ पर है? बंगाल में। ठीक है ना, कहाँ पर है? बंगाल में। समझे ना बात को? और बिहार में बात करते हैं, बिहार में टोटल कितने रामसर साइट है? तो याद रखिएगा, टोटल 6 रामसर साइट है। समझे ना बात को? तो एक बार में आपको पूरा रामसर साइट पूरे दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? क्या बोल रहा है? पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना पटना। कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पटना में बनाया जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पावर म्यूजियम मतलब बिजली कैसे बनता है, ठीक है ना, बिजली में क्या क्या उपकरण का यूज होता है, सारा कुछ दिखाने वाला एक म्यूजियम बनाया जाएगा। समझे ना बात को? तो इसी को बोल रहा है कि पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, पटना में बनाया जाएगा। समझे ना बात को? अब अगला प्रश्न बोल रहा है कि जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया गया है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा, प्रगति और विकास। क्या है? मैस्कॉट क्या है 2027 जनगणना का? प्रगति और विकास है। ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जितने प्रश्नों में को कंप्लीट करवा रहे हैं ना, जितने प्रश्न, एक बार यकीन मानिए, समझिए कि ये पेपर में आने वाले प्रश्न है। बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझते हुए चलिएगा। जहां पर इमेज की जरूरत है पूरा इमेज लगा रहे हैं ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। जहां पर विश्लेषण की जरूरत है पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है ना, जितना हम बता रहे हैं ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है ना, जो कि 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा,
रोलिंग बजट जो है ना एक साथ पेश करेगा। आखिर वो कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है, जो कि एक साथ ना 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। पहला ऐसा राज्य है भारत का मध्य प्रदेश। ठीक है ना। अच्छा, आपके मन में एक डाउट होता होगा कि सर ये रोलिंग बजट क्या है? कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं एकदम आसान भाषा में। तो देखिए, इस बजट में ना 2026 से 27 के साथ साथ 27 से 28 और 28 से 29 के लिए अनुमान शामिल होंगे। ठीक है ना। यानी कि देखिए 26 से 27 में कितना बजट रखा गया है, उसके बाद 27 से 28, 28 से 29 में इसका एक अनुमान बजट भी तय कर दिया जाएगा। उसी को क्या बोलाता है? रोलिंग बजट बढ़ता है। ठीक है ना। लेकिन चलिए एक बार और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, रोलिंग बजट मतलब होता है कि सरकार सिर्फ इस साल का नहीं बल्कि आने वाले ना 3 साल का खर्चा और कमाई का अनुमान भी साथ में बताती है। समझे ना बात को? जैसे मैं मान लीजिए कि आपके पास 3 साल की पढ़ाई की योजना है। ठीक है ना। जैसे मैं 2026 में किताबों पर 5,000 रुपये खर्च होंगे। ठीक है ना। 2027 में 6,000 खर्च होंगे और 2028 में 7,000 खर्च होंगे। और आप तीनों सालों की योजना अभी से बना लेते हैं। यही विचार ना सरकार के मन में भी आता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोलिंग बजट कहलाता है। देख सकते हैं ना, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताए हैं। आप ये दिमाग में बैठ जाएगा, है कि नहीं? तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है ना जो कि रोलिंग बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है। समझे ना बात को? इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है ना, किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान की प्रति जारी की है? ठीक है ना, यानी कि संविधान की एक कॉपी जारी की है। ठीक है ना। जिरोक्स हम लोग कराते हैं ना, उसी प्रकार से एक कॉपी जारी किया गया है। किस भाषा में? तो याद रखिएगा, ये जो है आपको संथाली यानी कि ओल चिकी लिपि में, किसमें? ओल चिकी लिपि में जारी की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है ना। देखिए, स्कीइंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। हम आपको एकदम आसान भाषा में बताए हैं कि पैरों में लगी पट्टियां, ठीक है ना, स्की होती है, और बांध कर बर्फ पर फिसलना, ये आपको स्कीइंग कहलाता है। समझे ना बात को? आपने देखा होगा कि पैरों में पट्टियां बांध कर बहुत सारे बर्फों पर बिछलते नहीं है, बिछलते हैं, फिसलते हैं, उसी को बोला जाता है आपको स्कीइंग बोला जाता है। समझे ना बात को? तो उसी की बात करें कि 1 जनवरी 2026 को ना दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो याद रखिए, ये जो कौन बनी है, काम्या कृतिकेयन। कौन बनी है? काम्या कृतिकेयन बनी हुई है। इनको आप जरूर याद रखिएगा। देख सकते हैं ये काम्या कृतिकेयन है, इनका फोटो भी लगा दिए। समझे ना बात को? ये जो है आपको दक्षिण ध्रुव पे स्कीइंग यानी कि फिसलते हुए पहुंची हुई है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 8वां वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो याद रखिएगा, असम बन गया है। कौन बन गया है? असम बन गया है। इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर स्थान पर रहा है? ठीक है ना। जैसे कि निवेश चार्ट का मतलब समझते हैं क्या होता है, यानी कि सबसे ज्यादा कंपनियां जो है किस राज्य में जाकर अपना बहुत सारा कंपनी बैठाने की योजना बनाई हुई है, अपना पैसों को निवेश किए, उसी को बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। किसका हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 25.3% जो है आंध्र प्रदेश में निवेश चार्ट तैयार किया गया है। समझे ना बात को? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है भारत का पहला सरकारी अस्पताल, जिसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है ना, यानी कि GIMS, जिसमें AI आधारित क्लिनिक स्थापित की गई है। ठीक है ना। तो देखिए, भारत का जो है पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है जिसमें AI आधारित क्लिनिक स्थापित किया गया है? तो कौन सा स्थान है, अस्पताल है? तो याद रखिए, ये जो है आपको ग्रेटर नोएडा में खोला गया है। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में खोला गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत किया गया है? पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। कहाँ पे? वायनाडू जिले के कलपेट्टा में। कहाँ पर? वायनाडू जिले के कलपेट्टा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वहाँ की जो अदालत है ना पूरी तरीके से पेपरलेस हो चुकी है, यानी कि डिजिटलीकरण हो गया है। वहाँ पर कोई भी पेपर का काम नहीं है। इसी की बात बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है। आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है, आखिर कौन से राज्य ने? तो याद रखिएगा, ये जो है आपको कौन सा राज्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात ने किया है। किसने किया है? गुजरात ने किया है। ठीक है ना। आखिर ये वैन है क्या, यानी कि ये गाड़ी है क्या? तो ये जो गाड़ी है ना, ये गांव में जाकर, गांव में जाकर या दूर दराज जाकर, ठीक है ना, रिमोट वाले एरिया में जाकर, वहां पर आपको इसमें सारा सुविधा दिया गया। किसी भी मरीज को इसमें बैठाइएगा, सुता कर, ठीक है ना, उसमें सारा जांच कीजिएगा ना, उसमें सारा कुछ आपको मालूम चल जाएगा तुरंत, ठीक है ना, कि इनमें कैंसर है या नहीं है। समझे ना बात को? तो इसी को बोला जाता है आशा वैन मोबाइल यूनिट। समझे ना बात को? तो इसमें सारा सुविधा इस गाड़ी में आपको मिलेगा, जो कि तुरंत आपको पता लगा लेकिन इन पे शुरुआती लक्षण है कि नहीं, ताकि आसान हो जाएगा इलाज कराने में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, गुजरात में ये चीज़ें शुरू किया गया है। समझे ना बात को? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? देखिए, बोल रहा है संप्रभु एआई की जो पार्क की स्थापना जो है आखिर कहाँ पर की जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? तमिलनाडु में की जाएगी। समझे ना बात को? इसको आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, संप्रभु एआई का मतलब समझते हैं? एआई पार्क का मतलब, ये पार्क का मतलब, ये पार्क मत समझिए कि इधर गाछ वृक्ष लगा रहेगा टहलने के लिए, ऐसा पार्क नहीं। ऐसा मतलब कि जैसे मानते हैं कि पूरा एआई जो सिस्टम है वो किसी और देश पे हमारा पूरा डाटा रहता है ना, लेकिन वो डाटा हम लोग ना तमिलनाडु में ना स्थापित करेंगे। वो सारा का सारा डाटा जो है हमारे पास ही रहेगा। समझे ना बात को? उसी को क्या बोला जाता है? संप्रभु एआई पार्क बोला जाता है। समझे ना बात? तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, ये जो है आपको तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। समझे ना बात को? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? ठीक है ना। बोल रहा है गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र जो है आखिर कहाँ पर खोला गया है? तो याद रखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में खोला गया है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, एक और मन में आपका डाउट आता होगा, सर ये गहन प्रजनन केंद्र क्या है? ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर ये चीज़ें दिया गया ना कि जैसे कि मानते हैं कोई भी हो व्यक्ति, अगर वो अपना बच्चा पैदा करना चाहता है तो उसमें आईवीएफ के माध्यम से, ठीक है ना, उसके बाद से जितना भी आधुनिक तरीके से बच्चा पैदा किया जा सके उसी के बारे में, प्रजनन के केंद्र के बारे में शोध किया जाता है। तो ये कहाँ पर खोला गया है? तो मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझने बात को? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का पहला सरकारी मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? ठीक है ना, किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो पहले प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि मोनोपॉज जो क्लिनिक है आखिर किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, ये जो आपको महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। किसने किया है? महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन पहले ये समझिए कि आखिर मोनोपॉज का मतलब होता क्या है। ठीक है ना। तो देखिए, मोनोपॉज का मतलब होता है कि वैसा क्लिनिक कि जब महिलाएं की उम्र ना 45 से 55 के वर्ष के बीच होती है तो पीरियड्स बंद हो जाते हैं। ठीक है ना। इस अवस्था को ना मोनोपॉज कहते हैं। समझन बात को? और इस दौरान होने वाली समस्याएं जैसे में गर्मी के झटके, ज़्यादा पसीना आना, नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन, हड्डियों का कमजोर होना, तो इसी की जो इलाज का और परामर्श के लिए ना मोनोपॉज क्लिनिक होता है। समझे ना बाबा? तो यही जो है कहाँ पर खोला गया है? तो महाराष्ट्र में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? महाराष्ट्र में खोला गया है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। समझे ना बात को? अच्छा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ध्यान से समझिए। बोल रहा है वित्त आयोग 2026 से 27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? कौन सा बजट? बुजुर्ग बजट जो है पेश किया है। तो कौन सा राज्य है? तो याद रखिए, ये जो है आपको केरल है। कौन सा है? केरल है। केरल एक ऐसा राज्य है जिसने जो 26 से 27 के लिए अपना बुजुर्ग बजट पेश किया, यानी कि बूढ़े व्यक्तियों के लिए बजट पेश किए, उनको क्या क्या सुविधाएं दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न जो है काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। समझे ना बात को? अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए किस राज्य ने अपना, वही बात है, कौन सा है क्वेश्चन जो ये थोड़ा सा दूसरा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको छोड़िए। बोल रहा है 24 नंबर कि भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? ठीक है ना। देखिए, भारतीय सेना की जो पहली महिला जो है ना, ये रुद्र हेलीकॉप्टर, ये रुद्र एगो हेलीकॉप्टर जो कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, उसको जो चलाने वाली पहली पायलट कौन बनी है? तो इसी की बात कर रहे थे। कौन बनी है? तो याद रखिए, कैप्टन हंसना शर्मा। कौन से? कैप्टन हंसजा शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
आप देख सकते हैं हंसराज शर्मा का फोटो यहाँ पे, है कि नहीं। और इन्होंने जो है रुद्र हेलीकॉप्टर को जो है पहली बार पायलट बनी, यानी कि पहली बार चलाई है। समझे ना बात को। तो ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए एक बार हेलीकॉप्टर के बारे में समझ लेते हैं। तो ये क्या है, बोल रहा है रुद्र हेलीकॉप्टर भारत का ना स्वदेशी यानी कि मेड इन इंडिया लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना। जिसे जो है किसने बनाया है, तो hallindia.com ने बनाया है, ठीक है ना। सेवा में कब शामिल हुआ है, तो याद रखिएगा 2013 में शामिल हुआ है। कब शामिल हुआ है, 2013 में शामिल हुआ है। कौन उड़ाया है, तो कैप्टन अंजना शर्मा ने भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी है जो कि रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए योग्य बनी हुई है। कब बनी हुई है, योग्य बनी हुई है। और ये रहने वाली कहाँ की है, तो याद रखिएगा जम्मू की रहने वाली है। समझे ना बात को, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और ये रहा आपका रुद्र हेलीकॉप्टर। समझे ना बात को, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है, ठीक है ना। क्या किया है, मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिए आर्टिकल 21 के तहत। किसके तहत, आर्टिकल 21 के तहत। समझे ना बात को, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या बोल रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि थान्या सिंहनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। यानी कि दृष्टि आंखों से ना दृष्टिहीन है, ठीक है ना। तो कौन से राज्य का है, तो याद रखिए केरल का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इनको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है, ठीक है ना। तो ये किस शहर में शुरू की गई है, तो याद रखिएगा मुंबई में शुरू की गई है, ठीक है ना। आखिर आपने बहुत सारे बच्चे गए भी होंगे और नहीं गए होंगे, तो बता देना चाहते हैं ये एक रोड है, ठीक है ना। एक रोड है, ठीक है ना। इस पे जब कोई गाड़ी ना 60 से ना 80 किलोमीटर के रफ्तार से जब गाड़ी निकलती है ना, तो इस पे गाना बजता है। कौन सा म्यूजिक बजता है, तो जय हो गाना बजता है, ठीक है ना। जय हो गाना आपने सुना होगा ना, सलमान खान वाला गाना जो है ना, यानी कि सलमान खान वाला मूवी में जो जय हो मूवी है उसी में गाना है, ठीक है ना, जय हो। तो उसमें ये गाना बजते हुए आगे निकलता है, ठीक है ना। तो 60 से 80 किलोमीटर के हिसाब से लेके जाइएगा तो ये गाना सुनाई देगा। कहाँ पे, तो याद रखिएगा मुंबई में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। बोल रहा है व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला कौन सा राज्य है, तो याद रखिएगा ये जो आपको केरल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। व्यापक शहरी नीति का मतलब समझते हैं क्या होता है। व्यापक शहरी नीति का मतलब होता है कि विकास करने के लिए, नए नए काम करने के लिए, ठीक है ना, जो नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी केरल है। समझे ना बात को। लेकिन एक और चीज़ ध्यान से समझिएगा, अच्छा से हम आपको एकदम बीपीएल विख्यात करके समझा देते हैं, ठीक है ना, व्याख्या सहित। इस निधि का उद्देश्य क्या है कि अगले 25 वर्षों तक ना राज्य के शहरी विकास को वैज्ञानिक, टिकाऊ और जलवायु अनुकूल दिशा देना है। कितने, तो नेक्स्ट जो है 25 वर्षों तक, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या क्या तय किया गया है, तो याद रखिएगा सड़कें कैसे बनेगी, पानी और बिजली की व्यवस्था कैसे होगी, कचरा कैसे संभला जाएगा, पर्यावरण की रक्षा कैसे होगी और भविष्य में शहर कैसे विकसित होंगे। तो इन सब चीज़ों को ना इस उद्देश्य से और इस नीति में मैंडेटरी किया गया है। समझे ना बात को, इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो नेटवर्क के मामले में विश्व में भारत का स्थान कितने नंबर पे है, तो याद रखिए कितने नंबर पे है, तो हमेशा याद रखिएगा तीसरे नंबर पे। कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर आपके मन में आएगा सर पहले नंबर पे कौन है, तो याद रखिएगा पहले नंबर पे आपको कौन सा है, चीन है। कौन सा नंबर है, चीन है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे आप याद रखिएगा यूएसए है। कौन सा है, यूएसए है, ठीक है ना। यानी कि पहले नंबर पे आपको चीन है और दूसरे नंबर पर यूएसए और तीसरे नंबर पर अपना भारत है। समझे ना बात को, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। यही आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है ना। पूर्वोत्तर मतलब ये भारत वाला ये वाले एरिया की बात कर रहा है। समझे ना बात को, ये वाले, तो यहाँ पर आसाम, ठीक है ना। तो इसी आसाम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है NH 37 पे ना आपको जितने भी विमान है ना आराम से आपातकालीन की इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा भी दिए गए। यानी कि असम में NH 37, ठीक है ना, एक ऐसा रोड बनाया गया ना, इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर गाड़ियाँ तो चलेगी लेकिन इमरजेंसी में या फिर कभी लड़ाई लग जाए तो इमरजेंसी में लैंडिंग करने के लिए, ठीक है ना, या फिर उड़ान भरने के लिए
ये रोड जो है आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। समझे ना बात को। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे विमान जो है आपको लैंडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा? असम जो है NH-37, इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ठीक है ना, कौन सा योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिए ये पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय कौन है? तो याद रखिए कौन है? शुभांशु शुक्ला जी। कौन है? शुभांशु शुक्ला है। ये जो शुभांशु शुक्ला है ना, ये आपको एक्सिमो 4 के हिस्सा है। कौन से? एक्सिमो 4 के हिस्सा थे, जिसमें जो उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS, ठीक है ना, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पे जो है पहली बार पहुंचने वाला भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? तो अभी आपको पिछली बार बिहार करंट अफेयर को कंप्लीट कराए ही थे, है कि नहीं? उसमें कौन है? तो याद रखिएगा ये जो आपको विभा देवी है। कौन है? विभा देवी है। और ये जो है कहाँ की रहने वाली है? तो मोतिहारी की रहने वाली है। ठीक है ना, यानी कि बिहार में जो है आपको पूर्वी चंपारण जो है ना, पूर्वी चंपारण, ठीक है ना, वहीं पे जो उसका मुख्यालय जो है मोतिहारी है, वहीं पर की रहने वाली है। और इन्होंने जो आपको भारत की पहला महिला बन चुकी है जो कि ई वोटिंग के द्वारा अपना मतदान दिया हुआ था। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहला महिला नेत्रहीन महिला पर्वतरोही कौन बनी है? यानी कि नेत्रहीन समझते हैं ना, आंखों से नहीं दिखाई देने वाली जो महिला है, आखिर कौन बनी है? तो याद रखिएगा ये जो है आपको कौन बनी है? तो छोंजिंग एग्मो बनी है। कौन बनी है? छोंजिंग एकमी बनी है, जो कि कहाँ की रहने वाली है? हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भी आपको लगा दिए गए। ठीक है ना, इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दुनिया की सबसे युवा नवनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी हुई है? देखिए ये जो महिला है ना, ये समझिए कि बहुत कम उम्र है, मात्र 29 वर्ष की उम्र में ही ना ये अरबपति बन चुकी है। ठीक है ना। तो ये आखिर करती क्या थी? तो याद रखिए ये खुद की बिजनेस है इनका, जिसमें इसको क्या बोला जाता है? तो ये जो आपको पहले नाम जान लीजिए, इसके बारे में हम बताएंगे। तो देखिए ये जो आपको लुआना लोपेस लारा, जो कि कहाँ की है? ब्राज़ील की है। लुआना लोपेस लारा है, ठीक है ना, जो कि ब्राज़ील की रहने वाली है। ठीक है। और इन्होंने जो है आपको मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रेडिक्शन करती थी, ठीक है ना, यानी कि भविष्य के जानने वाली, ठीक है ना, इसी के लिए इनका अपना खुद का बिजनेस था। ठीक है ना। और उसी माध्यम से जो इन्होंने 11 बिलियन डॉलर जो है ना बहुत जल्द बहुत कम उम्र में इन्होंने कमाया हुआ है। ठीक है ना। तो इनको आप जरूर याद रखिए, लुआना लोपेस लारा, जो कि ब्राज़ील की रहने वाली है। ठीक है ना। चलिए इनके बारे में और बेहतरीन ढंग से जान लेते थे। देखिए लुआरा लोपेस लारा जो है ना, ये कल्सी नाम की एक कंपनी है। कौन सा? कल्सी नाम की कंपनी है। ठीक है ना। ये कल्सी जो है ना एक प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म है, समझते हैं ना, जहां पर लोग ना भविष्य की घटनाओं के परिणाम पर पैसे लगाते हैं। जैसे में चुनाव कौन जीतेगा, महंगाई बढ़ेगी या घटेगी, किसी खेल में कौन जीतेगा। ठीक है ना। यानी कि यहाँ लोगों के भविष्यवाणियों के आधार पर चलने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना। हमारे यहाँ एक चल नहीं रहा है, आप देखते हैं बहुत सारा ऐड चलता होगा। कौन सा? एस्ट्रोलॉजर। कौन सा? एस्ट्रोलॉजर। ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ भी ये जो महिला है, ठीक है ना, इन्होंने ये कल्सी नाम की कंपनी बनाई थी और वहीं भविष्य के बारे में बताने वाली ये कंपनी है। और इन्होंने बहुत कम उम्र में ना करोड़पति नहीं अरबपति बन गई है। समझे ना बात को। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? देखिए अभी हमने राज्य बताया था 13 साल से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है ना, कौन सा? AP यानी कि आंध्र प्रदेश था। ठीक है ना। उसी प्रकार से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पे बैन लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो याद रखिए ये जो है आपको कौन सा है? आपको ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन जो है ऐसे घुमा फिर अगर पूछ देता है तो आप जिसको याद रखिएगा जरूर, दोनों को कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमृत संस्कृति विरासत की सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? ठीक है ना। कौन बना है मान्यता प्राप्त करने वाला? ठीक है ना। तो याद रखिए कौन सा बना है? इटली बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है? इटली। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इटली में कौन कौन सा खाना प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं पास्ता हो गया,
पास्ता हो गया, उसके बाद से पिज़्ज़ा हो गया। ये सब चीज़ें जो है आपको इटली में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और इन्हीं के आधार पर जो है उनको जो है अमृत संस्कृति के विरासत के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो थोड़ा सा ना मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है ना, खांसी सर्दी हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो जो है अच्छा से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है ना दोस्त, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला, ठीक है ना, यानी कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना हुआ है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये जो आपको पेरू हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो पेरू एक ऐसा देश है ना जो कि अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली जो मधुमक्खी है, कौन मधुमक्खी है, चित्र के अनुसार देख सकते हैं ये मधुमक्खी है। इसका नाम क्या है, स्टिंगलेस बी से, क्या नाम है, स्टिंगलेस बी है। ठीक है ना, तो इसको जो है आपको कानूनी मान्यता प्राप्त यानी कि मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो पेरू बन गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न बोल रहा है कि पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला, ठीक है ना, पहला देश कौन बना हुआ है। ये देखिए, ये जो है पारंपरिक डाक सेवा है, इसको बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो डेनमार्क बन गया। कौन सा बन गया है, डेनमार्क बन गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बालेंदर शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हुए। ये तो बहुत बच्चों को याद होगा, बहुत सारे बच्चों को याद होगा, नहीं याद होगा तो याद रखिएगा, ये जो आपको नेपाल के बने हुए, कहाँ पर बने हुए, नेपाल के प्रधानमंत्री बने हुए, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हुए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न बोल रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बना हुआ है, तो याद रखिएगा भारत का यूपीआई। आपको मालूम है कि यूपीआई के माध्यम से हम लोग कितना तेजी में पेमेंट कर देते हैं, जो कि अभी जो है दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट बना हुआ है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, भारत का यूपीआई। समझे ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन है बन गया है, तो याद रखिए खुद का भारत बन गया है। कौन सा बन गया है, भारत। इससे पहले कौन सा था, तो इससे पहले आपको चीन था। समझे ना बात को, अब बन गया आपको भारत बन गया है। इनको बिल्कुल आपको ना, ये तो थोड़ा सा वन लाइनर है, आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बन गया है। बायो बिटुमेन उत्पादक देश, समझ रहे हैं ना, यानी कहने का मतलब क्या है, हम लोग जो देखते हैं कि पलानी उलानी जलाते हैं ना, पलानी, ठीक है ना, खेतों से जो चीज़ें काट कर लाई जाती है उसको पलानी बोला जाता है। उसको जलाते हैं, तो उसको जलाने का काम खत्म करके उसको जो आपको रोडों को मरम्मत या फिर रोडों का ढलाई करने में भी यूज किया जाता है। समझे ना बात को, तो उसी की बात कर रहा है। तो कौन सा उत्पादक बन गया है, तो याद रखिएगा ये भी जो आपको भारत बन गया है। समझे ना बात को, तो ये सब चीज़ें तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा। क्या बोल रहा है, ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है आखिर कहाँ लगेगा, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगेगा। कहाँ लगेगा, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगेगा। ठीक है ना, इनको आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा चलिए एक बार समझ लेते हैं ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है ना, ताकि आपको ध्यान में आ जाए। देखिए ग्रीन अमोनिया एक ऐसा है, ठीक है ना, यानी कि ऐसा अमोनिया है जिसे सौर यानी कि सूर्य और पवन ऊर्जा से बने ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से तैयार किया जाता है। ठीक है ना, इसमें कार्बन उत्सर्जन जो है ना बहुत कम होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ग्रीन कहा जाता है। समझे ना बात को। बात करते हैं इसके उपयोग की, क्या क्या उपयोग है। ठीक है ना, यानी कि खाद बनाने में, यानी कि उर्वरक बनाने में, हाइड्रोजन के भंडारण और परिवहन में भी है, और जहाज़ों के ईंधन के रूप में भी यूज किया जाएगा। समझे ना बात को, तो इसी को जो आपको ग्रीन अमोनिया के रूप में भी बनाया जा रहा है। समझे ना बात को, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है ना, तो याद रखिए ये जो सर्प जो है, यानी कि ये जो सांप है ना, ये अजगर सांप है, जो कि ये इंडोनेशिया में इसको रिकॉर्ड बनाया गया है। ये है कहाँ पे, इंडोनेशिया में इसको मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसकी जो हाइट है ना, इसकी जो लंबाई है, यानी कि 23.8, ठीक है ना, यानी कि 8 इंच इसको बोल लीजिए, यानी कि 23 फीट 8 इंच इसकी लंबाई है। देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक है। समझे ना बात को, बहुत बड़ा है। ठीक है ना, तो इसको जो है गिनीज बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया है। लेकिन एक बार और चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, बोल रहा है कि इंडोनेशिया ने, ठीक है ना, एक अजगर जिसका क्या नाम है, जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईबू बेरोन नाम है। ठीक है ना, इन्होंने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे लंबे जंगली सांप के रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ठीक है ना, इसकी लंबाई की बात करते हैं 23 फीट 8 इंच इसकी लंबाई है। ठीक है ना,
यह स्थान कहाँ पे है? सुलवेसी इंडोनेशिया में। रिकॉर्ड मान्यता 2026 में इसको दिया गया है। समझे ना बात को? देख सकते ये कितना बड़ा सांप है। समझे ना बात को? देख सकते इतना बड़ा सांप है, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बनी हुई है? तो याद रखिए ये कौन कंपनी बनी हुई है? तो याद रखिएगा वालमार्ट बनी हुई है। क्यों बनी है? वालमार्ट बनी हुई है। वालमार्ट जो कंपनी है ये दुनिया का जो है ना $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली कंपनी बनी हुई है, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस देश ने दुर्लभ बीमारियों यानी कि विशेष रूप से लाइसोसोमस स्टोरेज के लिए समर्पित पहला नेशन बायोबैंक लॉन्च किया हुआ है? तो याद रखिए ये कौन सा है? तो ये जो आपको भारत, और भारत में भी कहाँ पे? तो याद रखिए गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के जो है, ठीक है ना, अहमदाबाद में। समझे ना बात को? तो यहाँ पर जो आपको देखिए, यहाँ पर जो आपको कुछ टिश्यू या फिर कुछ लाइसोसोम स्टोरेज किया जाएगा जिस पे अलग अलग बीमारियों पर शोध किया जाएगा, उसी को क्या बोला जा रहा है? आपको लाइसोसोम स्टोरेज बोला जा रहा है, ठीक है ना। और इसी को क्या बोलते हैं? बायो बैंक लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे किया गया है? भारत में किया है। भारत में कहाँ पे किया है? गुजरात के अहमदाबाद में। समझे ना बात को? तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT की स्थापना कहाँ की जाएगी? दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो आपको मालूम है कि जो AICT जो है आपको बेंगलुरु, ठीक है ना, कहाँ पे की जाएगी? बेंगलुरु में। यहाँ पर जो आपको इससे क्या बोला जाता है? आपको ये जो है आपको IT सेक्टर एरिया में, जो है IT वाले एरिया में जो बेंगलुरु काफ़ी ज़्यादा आगे है कि नहीं? इसको क्या बोला जाता है? आपको AICT के रूप में स्थापना कहाँ पे किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना हुआ है? देख सकते हैं ना, बच्चों पर सोशल मीडिया पर ना बैन लगाने वाला बहुत सारे आपको देश देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे राज्य देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये बात करें यूरोपीय देश में, तो कौन सा है यूरोपीय देश? तो याद रखिएगा स्पेन। स्पेन जो है ना लगभग आपको बच्चों पे ना यानी कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों पे ना बैन लगाया है सोशल मीडिया, ठीक है ना। तो स्पेन है कहाँ पर? यूरोपीय देश वाला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो आपको भारत बनाएगा। कौन सा बनाएगा? भारत बनाएगा लगभग हिंद महासागर में। कहाँ पर? हिंद महासागर में। लगभग कितना? 6000 मीटर में बनाएगा। 6000 मीटर वाले गहराई पे ये चीज़ बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? प्रयोगशाला बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, जो कि एक पार्ट 1 था। समझे ना बात को? हम पार्ट 2 जल्द लेकर आने वाले हैं, ठीक है ना। और इसी क्रम में आप जो है इस टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर बिहार हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना दोस्त, इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको करेंट अफेयर तो लेकर आएंगे ही, साथ ही साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री सब कुछ लेकर आएंगे बारी बारी से, ठीक है ना। तो दोस्त एक बार याद रखिएगा, ये जितने भी करेंट अफेयर कंप्लीट करवा रहे हैं ना, समझिए आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो दोस्त चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। तो चलिए पार्ट 2 में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। चलिए बाय।